अब संसार में अनेक भाषा बोली जाती है। संसार में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है और संसार में हर जगह हर क्षेत्र में कहीं खड़ी भाषा का यूज किया जाता है, कहीं अवधी भाषा बोली जाती है। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं होती है और राष्ट्रभाषा होती है, मातृभाषा होती है। जैसे इंडिया में जनरली हिंदी बोली जाती है। तो इस तरह से कई तरह की भाषाएं होती हैं जो बोली जाती हैं। तो पहली भाषा अगर हम इसका उदाहरण देखें, अंग्रेजी, हिंदी, नेपाल में नेपाली, पारसी, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा कुछ ले लें, जैसे गुजराती, भोजपुरी। तो कई तरह की भाषा हम क्या करते हैं, बोलते हैं। उसके बाद भाषा की विशेषता देखते हैं, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहली विशेषता है भाषा की भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। तो भाषा भावों या विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। उसके बाद अब आपने देखा कि भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन है। तो हम भाव या विचार व्यक्त कैसे करते हैं? अक्षर से और उनके ध्वनि से। हम अक्षर को जब हम कंबाइन करते हैं, अक्षर को जब एक में जोड़ते हैं, तब शब्द बनता है और शब्द का स्वर अलग होता है। हमको जो भी बोलना है उस स्वर का उस ध्वनि का हम अक्षर क्या करते हैं, अक्षरों को मात्राओं से एक में सम्मिलित करते हैं। सम्मिलित करने के बाद हम शब्द की रचना करते हैं और शब्द से हम वाक्य बनाते हैं और वाक्य ही क्या होता है, भाषा के रूप में हमारे अंदर से, हमारे मन से व्यक्त होता है और जो क्या करता है, दूसरों को हम उसी भाषा के जरिए अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या महत्व देगा भाषा के लिए? भाषा के तत्व क्या क्या हो जाएंगे? भाषा के तत्व क्या हो जाएंगे? तो पहला क्या हो जाएगा, ध्वनि। दूसरा हो जाएगा वर्ड। वर्ड हो जाएगा, इसको लेटर कहते हैं, इसको साउंड कहते हैं। लेटर हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा शब्द। उसके बाद चौथा आपका हो जाएगा पद। पद को हम फ्रेज कहते हैं, फ्रेज। अब पद के बाद आपका हो जाएगा वाक्य। वाक्य, सेंटेंस। तो इतने तरह से अब भाषा का, किसी भी भाषा का जो निर्माण होता है ध्वनि से लेकर वाक्य तक, तो वो इन सारे तत्वों से होता है। यही भाषा के तत्व हैं।
जैसे तत्व कह सकते हैं, भाषा की 5 इकाइयां कह सकते हैं, यानी इन्हीं से क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। अब ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, शब्द हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया। सबसे पहले हम किसी ध्वनि को निकालने के लिए हमको वर्ड की जरूरत है, वर्ड किसी लेटर की जरूरत है, तभी उसकी ध्वनि हम निकालते हैं। जैसे हमने कहा ला, तो ला ध्वनि, ला से माँ की ध्वनि अलग है, माँ। चा की ध्वनि चा। तो इस तरह से जितने भी वर्ड हैं उनकी ध्वनियां क्या है, अलग अलग हैं। उसके बाद आपका ध्वनि हो गया, ध्वनि किससे निकलेगी, लेटर से। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब लेटर क्या होगा, लेटर को जब हम कंबाइन करेंगे तो शब्द बनेगा। शब्द कैसे बनेगा, जैसे क, उसके बाद म, उसके बाद ल, तो ये क्या हो गया, कमल। तो कमल क्या हो गया, ये शब्द बन गया। तो ढेर सारे वर्ड मिलके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द की रचना करते हैं। और शब्द बनने के बाद फिर क्या बनता है, पद बनता है, फ्रेज। उसके बाद फ्रेज से क्या होता है, वाक्य बनता है। तो फ्रेज से वाक्य कैसे बनेगा, अब जैसे हमने लिख दिया हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक शब्द है, एक एक शब्द है, और है एक शब्द है। तीनों मिलके क्या हो गया, हम एक हैं। और इसका कोई सेंस निकला तो इंग्लिश की ही तरह जब किसी सेंटेंस का कोई सेंस निकलता है तभी उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, नहीं तो उसे सेंटेंस की संज्ञा में नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से वाक्य की रचना होगी और हम क्या कहेंगे कि हम एक है। इस तरह से हम भाषा का क्या करते हैं, इन तत्वों की मदद से हम भाषा का निर्माण करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं, वर्ड से शब्द का निर्माण करते हैं, शब्द से सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं, और उसी को हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिपि। लिपि क्या होती है, तो भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब लिखने का ढंग कहां से आएगा, हम ध्वनियों के वर्ड को जोड़कर और उसमें कुछ मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं जो मात्रा उसके लिए जरूरी हो। यानी हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, भाषा में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी कि मौखिक भाषा की मूल ध्वनियां या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों के
चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो जनरली कह सकते हैं कि भाषा का जो लिखने का ढंग होता है, कहाँ पे हम किस मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे किस मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना है, तो भाषा के जो लिखने का ढंग होता है उसको हम लिपि कहते हैं। अब हम किसी भी चीज को लिखना है, तो अगर हमने लिख दिया मूली, तो हमने ये मूली देखी और ये मूली हमारे दिमाग में आई, यानी ये हमारे अंतस्थ में आई। उसके बाद हम किसी को इस मूली के बारे में बताना चाहते हैं तो वो हम संकेत, तो मौखिक भाषा को, अब हमारे मन में मूली है, मौखिक भाषा को हम लिखकर तो मूली लिखेंगे। इस मूली को इसी तरह लिखने के लिए हमने इस तरह से हम भाषा का जो लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, और इसमें हमने किसी भी मौखिक संदेश को लिखने के लिए हमको मात्राओं का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बिना मात्राओं के इस्तेमाल के हम अपनी बातों को सही तरीके से दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। तो लिपि का जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। भाषा की मौखिक ध्वनियों के रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह आधारित किए गए हैं। तो अब भाषा को जो मौखिक ध्वनि है हमारे अंदर, उसको भाषा का रूप देने के लिए जो है वो निश्चित चिन्ह उसके लिए किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं कि कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाना है ध्वनि के हिसाब से। तो अगर हम किसी भी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको सही से लिख नहीं पाएंगे, और जब सही से लिख नहीं पाएंगे तो वो हमारा जो संदेश होगा, जो हमारा लिखने का तरीका होगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण में इन्हीं चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब इन्हीं को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है, तथा इन चिन्हों को लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। अब जैसे भाषाएं क्या होती हैं, कई तरह से लिखी जाती हैं, कई लिपि में लिखी जाती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम लिपि समझेंगे। जैसे हिंदी, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। उसके बाद मराठी लिखी जाती है देवनागरी में। उसके बाद संस्कृत देवनागरी में, नेपाली देवनागरी में, और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में। उसके बाद अंग्रेजी, उसी तरह आपका अंग्रेजी है जो वो रोमन में लिखी जाती है, अंग्रेजी। रोमन में। बांग्ला में। उसके बाद उर्दू अरबी में, फ्रेंच
रोमन में, जर्मन, रोमन में। तो इस तरह से जो भी भाषाएं मैंने बताई उनकी लिपियां क्या है, अलग अलग है, अलग अलग लिपि से वो भाषाएं लिखी जाती हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब बोली, भाषा और उपभाषा क्या होती है? बोली, भाषा, उपभाषा। बोली, भाषा और उपभाषा। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है, इसलिए बहुधा इसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। तो अब भाषा का क्षेत्र क्या होता है? बहुत ही विशाल होता है, मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्र में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसका स्थानीय जन्म होता है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग स्थान पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे लखनऊ में जो बोलने का साउंड है और जो बोलने का तरीका है, उनके जो शब्द हैं वो अलग हैं। उसी तरह गोरखपुर में बोलने का तरीका अलग, आगरा में बोलने का तरीका अलग, दिल्ली में बोलने का तरीका अलग, मराठा में बोलने का तरीका अलग। तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग तरीके से भाषाएं बोली जाती है और यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा का और बोली का क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कह रहे भाषा का जो स्थानीय रूप होता है, जो क्षेत्रीय रूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। आपके क्षेत्र में जितने भी लोग देख रहे हैं उनके क्षेत्र की भाषा क्या होगी, अलग अलग होगी। क्षेत्रीय रूप होता है, तो क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। उसके बाद जैसे हमारे देश में हिंदी की कई बोलियां हैं। अब हिंदी को ले लें तो हिंदी की कितनी बोलियां हो जाएंगी, भोजपुरी। अब हरियाणा में देखिए गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, बुंदेल में बुंदेली बोली जाती है, गढ़वाल में गढ़वाली बोली जाती है, असम वाले इलाकों में, उसके बाद मारवाड़ी बोली जाती है। इस तरह की भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, जो स्थानीय रूप होता है। जब भी भाषा का क्या होता है, स्थानीय रूप होता है, अलग अलग स्थान में हम क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका भाषा, आता है उपभाषा। उपभाषा क्या होगा, उपभाषा में आपका होगा, उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। तो जो उपभाषा होती है उसका जो एरिया होता है, वो जो बोली की एरिया, बोली का एरिया क्या था, एक डिफिनेट स्टेट में था, डिफिनेट जगह पे था। लेकिन उपभाषा का जो रूप होता है वो अलग होता है। इनमें साहित्य रचना भी होती है, बोली की अपेक्षा इसका रूप अधिक विकसित होता है। जैसे ब्रज भाषा, ब्रज, उसके बाद अवधी, उसके बाद मैथिली बोलियां, तो इनका क्या होता है, क्षेत्र अलग अलग होता है। इनका क्षेत्र आपका बोली के क्षेत्र से क्या होता है, अलग होता है। उसके बाद आपका आता है राजभाषा। संपूर्ण देश में समस्त कार्यों के संचालन के लिए निश्चित की गई भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। जैसे राजभाषा क्या होगी, अलग अलग देश में क्या होगी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती होंगी। तो कुछ निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए, निश्चित कार्य को अलग अलग राज्य में राजभाषा क्या होगी,
निश्चित कार्य को अलग अलग राज्य में बोलना होगा तो मुझसे राजभाषा कहेंगे। राजभाषा में आपका जैसे हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी करने से क्या मतलब है कि हिंदुस्तान में अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तब भी आप अपना पूरा काम कहीं भी करा सकते हैं। जनरली 99% जो इंग्लिश बोलता होगा वो भी अगर आप हिंदी बोलेंगे तो आपको हिंदी बोलेगा। लेकिन नेपाल में जाएंगे, वहां पे आप हिंदी बोलेंगे तो जो समझ पाता है, जो इंडिया में आया हुआ होगा नेपाल से, जो यहाँ पे वक्त बिताया होगा वो समझ जाएगा। लेकिन और लोग क्या करते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते। इसलिए राजभाषा को हम क्या कहते हैं, राजभाषा किसी भी देश के लिए, किसी भी अगर उसको हम राज्य भाषा कहें, राज्य भाषा कहें तो आपने देखा कि राज्य भाषाएं भी अलग हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है, खड़ी है, अलग है, बोली जाती है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तमिलनाडु में दूसरी तरह की बोली बोली जाती है। तो अब तमिलनाडु की जो बोली है तमिल, उसके बीच में अब उस स्टेट में उस काम को कराने के लिए, किसी भी काम को कराने के लिए लोग तमिल का इस्तेमाल करते हैं, या अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वहां पे तमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को आपका हिंदी भाषा को राजभाषा का नाम दे दिया गया। तो हिंदी भाषा को उस समय राजभाषा का नाम दे दिया गया। उसके बाद आपका राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा भी मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। हमने भाषा पढ़ लिया, तो भाषा में हमने क्या पढ़ा, भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। लिखित, मौखिक, सांकेतिक के बाद भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, हमने वो भी पढ़ा। उसके बाद हमने भाषा के मुख्य तत्व जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब हमको क्या करना है, व्याकरण के बारे में पढ़ना है। व्याकरण क्या होता है। अगर व्याकरण ना होता तब हम भाषा को सही से लिख या सही से बोल नहीं पाते। भाषा को बोलने के लिए या भाषा के जितने भी मैंने बताया, जितने भी स्वर का हमने इस्तेमाल किया, अभी जितने भी स्वरों का इस्तेमाल किया, उसके बाद जितने भी तत्वों का इस्तेमाल किया, उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए, उसके लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का पता चलता है। परिभाषा क्या हो जाएगी, व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का पता चलता है। तो व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध या अशुद्ध रूप का पता चलता है कि कहाँ पे किस अक्षर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे किस स्वर का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे किस मात्रा का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपका भाषा के 2 रूप होते हैं, शुद्ध होता है और एक क्या होता है, अशुद्ध रूप होता है, और जिनका ज्ञान हमें क्या होता है, व्याकरण से होता है। उसके बाद भाषा के आपके 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। भाषा के व्याकरण के यानी 3 पार्ट होते हैं। तो भाषा के क्या होते हैं, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद वाक्य विचार,
वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। शब्दों की रचना वर्डों के द्वारा होती है। अब हम जानते हैं कि शब्दों की जो रचना होती है वो वर्डों के द्वारा होती है। तो वर्ड में कौन से वर्ड, एक शब्द को बनाने के लिए हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो हम वर्ड विचार में पढ़ते हैं। जैसे वर्ड विचार में वर्डों के रूपों का ज्ञान प्राप्त करने, उनके उच्चारण और लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। तो वर्ड विचार में क्या करेंगे, उस वर्ड को, अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए उस वर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, हम कैसे उपयोग करना है, वो हम वर्ड विचार में समझते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों का इस्तेमाल कैसे, जब हम वर्ड का इस्तेमाल सही करेंगे तो हमारे शब्द बनेंगे। अब हम उस शब्द का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, कैसे हम अपने सेंटेंस में यूज करेंगे, भाषा में यूज करेंगे, तो उसमें शब्द विचार पे, शब्द पे जोर दिया जाता है। और वाक्य विचार में जब हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है तब हम वाक्य पे जोर देते हैं कि हमारा जो वाक्य बना हुआ है वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपका आता है साहित्य। साहित्य साहित्य क्या होता है, लिटरेचर। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। तो भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। तो भाषा के संचित ज्ञान कोश को हम साहित्य कहते हैं। अब साहित्य कितने तरह का होता है, दो तरह का, गद्य साहित्य, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दो तरह के होते हैं। गद्य में हम कविताओं के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं और पद्य साहित्य में हम पद्य के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य दोनों दो रूप के होते हैं। हिंदी में भी लिखे जाते हैं और संस्कृत में भी लिखे जाते हैं और कई भाषा में लिखे जाते हैं, इंग्लिश में भी लिखे जाते हैं। हम किसी भी ढेर सारे सेंटेंस को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनता है, एक आपका पैसेज बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गद्य कहते हैं, पद्य कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं। गद्य में हम कहानियों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं और पद्य में हम कविता के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाते हैं। जैसे गद्य में कोई भी कहानी हो गई, उस कहानी को पढ़ के हमें उस कहानी के बारे में पूरी बात पता चलती है। और पद्य में हम क्या करते हैं, पद्य में हम पदों के, कविता के माध्यम से हम लोगों तक दूसरों की बात पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया आपका एक, मैंने यहाँ पे श्लोक लिख रहा हूं मैं, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो इस तरह से हम पद्य के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक व्यक्त करते हैं। तो इस रचना को हम पद्य कहते हैं।
और इस रचना को गद्य कहते हैं। संस्कृत में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस तरह से गद्य और पद्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, संस्कृत के माध्यम से, गद्य या पद्य के माध्यम से हम क्या करते हैं, व्याकरण को लिखने के तरीके को हम सही से समझ सकते हैं। तो ये होता है साहित्य। साहित्य क्या होता है, भाषा का संचित रूप, उसमें व्याकरण भी होगा। व्याकरण, जब व्याकरण सही होगा तब वो भाषा का रूप बनेगा, और भाषा का रूप बनने में दो तरह के भाषा के रूप होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य में हम कहानियों के माध्यम से दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं या अपनी बातों को कहते हैं, और पद्य साहित्य में हम कविता के माध्यम से दूसरों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी ने एक कविता लिखी है, और वो कविता है कि मैं दुनिया का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी दुनिया में प्यार लिए फिरता हूँ। तो मैं दुनिया का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी दुनिया में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया है झंकृत जिसने मेरे मन को, मैं सांसों के दो तार दिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं साथ अवसादों में अभिमान किया करता हूँ। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन जी ने पद्य के माध्यम से अपनी बातों को आपको बताया है। तो इस तरह से व्याकरण या भाषा या कुछ भी कह लीजिए, जब वो भाषा व्याकरण के जरिए साहित्य बनता है, और उस साहित्य के दो रूप होते हैं, एक आपका होता है गद्य और एक होता है पद्य साहित्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इतना ही था भाषा में। हमने भाषा में क्या पढ़ा, सबसे पहले भाषा पढ़ा। भाषा में हमने पढ़ा भाषा के रूप, भाषा के लिखने का तरीका, और दूसरे में हमने क्या पढ़ा, व्याकरण पढ़ा। व्याकरण में हमने किस तरह से उनको यूज किया जाए, अक्षरों को और वर्डों को। उसके बाद हमने पढ़ा साहित्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि हमारा जो सहयोग है, हम जो चाहते हैं, और हमारी जो बात है वो दूसरों तक पहुंच सके, और लोग सीख सकें, घर पे बैठ के पढ़ सकें। आपसे जल्दी मिलेंगे। जय हिंद।